नमस्कार दर्शकों, बात करने वाले हैं हम आज परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में रेगुलर बेसिस, जो कि आई हैं आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, हरियाणा से ही। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है आपकी 30/12/2025 रात के 12 बजे तक। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है क्वालिफिकेशन की, और एपीआई स्कोर, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है, कैसे इसके बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपके फॉर्म की, है ना। फिर इसमें एक और है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा है, तो वो भी हम जानने वाले हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इनके अकॉर्डिंग उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो देखेंगे हम ये चीज़। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी, सबमिट कुछ भी नहीं करना, तो ये हम आगे ही वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, या कुछ भी नेसेसरी पूछना है आपको, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलने वाला है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी सब्जेक्ट की, डिसिप्लिन की, जिसमें वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी आई है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल साइंस में जो वैकेंसी है टोटल 3 है। एक अनरिजर्व के लिए है, एक डीएससी के लिए है और एक बीसीबी के लिए है। डीएससी आपका क्या है, डिप्राइव्ड स्केड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, और बीसीबी क्या है, ये आपका है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, है ना। तो ये आपकी वैकेंसी है। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल 6 वैकेंसी है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक बीसीबी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओएससी के लिए, और एक जो आपकी डीएससी कैटेगरी है उसमें भी जो सर्विसमैन होंगे उसके लिए है। ठीक है, और एक ही वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है। फिर जो ओसीएस है इसमें, वो हम देख लेते हैं कि उसका मतलब इन्होंने क्या दिया है। तो कहाँ लिखा है ओसीएस, अदर स्केड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, फिर फिजियोथेरेपी पर आते हैं। 4 वैकेंसी, 4 में से 2 अनरिजर्व के लिए, एक बीसीए के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। बीसीए का मतलब क्या है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉ में। 6 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक बीसीए के लिए, 2 बीसीबी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है, वो आपकी हॉरिजॉन्टली दी गई है। फिर कंप्यूटर साइंस पर आए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 8 वैकेंसी है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, 2 डीएससी के लिए, 2 ओएससी के लिए, एक बीसीए के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए। ईसीई का जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, टोटल 4 वैकेंसी है, 4 में से 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओएससी के लिए है और एक जनरल के लिए है, वो भी आपकी एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, फिर जो आपकी फिजिक्स में आपकी टोटल जो वैकेंसी है एक आई है पीडब्ल्यूडी के लिए, हिंदी में भी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी डीएससी के लिए, इंग्लिश में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक बीसीए के लिए, साइकोलॉजी में एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 38 वैकेंसी है ना। फिर देखो यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब ये लिखा गया है कि हॉरिजॉन्टली पीडब्ल्यूडी को इसमें दी गई है वैकेंसी। अब ये तो आपकी सब्जेक्ट की होगी बात। अब इसमें भी डिसिप्लिन है कि जो आपकी डिग्री है वो किस डिसिप्लिन से होनी, स्पेशलाइजेशन से होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स है तो उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन एक्सेप्टेबल है वो बताया गया है। तो फार्मास्यूटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिक्स जो है स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन। फिर जो लॉ है आपका डिसिप्लिन, वो बिजनेस लॉ स्पेशलाइजेशन हो, साइबर लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल हो। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स या मटेरियल साइंस, ई में वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक। मैथमेटिक्स में प्योर या अप्लाइड मैथ चलेगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी या साइबर सिक्योरिटी या आईटी या डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। फिर फिजियोथेरेपी में कार्डियोपल्मोनरी या न्यूरोलॉजी, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स थी। तो ये स्पेशलाइजेशन है। फीस पर आते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डीएसएम ऑफ हरियाणा 2000 रुपये की फीस लगेगी। फॉर मेल या फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, वो भी 2000 रुपये की फीस भरेंगे। तो यहाँ पर एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आई है कि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये लिमिटेड नहीं है हरियाणा वासियों के लिए। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो खुशखबरी है आपके। फिर नेक्स्ट है फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल ऑफ डीएसएम ऑफ हरियाणा ओनली, 1000 रुपये की फीस है। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ डीएससी ओ एससी बीसीए बीसीबी ईएसएम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हरियाणा ओनली, 500 रुपये की फीस। और फीमेल कैंडिडेट जो होंगी वो डीएससी ओ एससी बीसीए बीसीबी ईएसएम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, 250 रुपये की फीस देनी है। फिर जो आपके कौन है डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है, मतलब पीडब्ल्यूडी वाले, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ये हरियाणा वालों के लिए है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो फी कंसेशन है सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स भरना चाहते हैं इसमें अदर स्टेट से, उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और उन्हें 2000 रुपये की फीस देनी ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट और जेंडर। ठीक है, तो ये आप समझिए होंगे अच्छे से। आगे बात करें तो लास्ट डेट इसकी क्या है, 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरने हैं आपको।
नेक्स्ट आते हैं अब, और ऑनलाइन फॉर्म भरना है वैसे आपको, है ना। ये भी मैं यहीं पे आपको बता दूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, कोई भी प्रिंट आउट आपको कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और द एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड नॉट क्लेम द रिफंड ऑफ एप्लीकेबल फी हैव टू अप्लाई फ्रेश एंड सच एप्लीकेंट नीड नॉट पे द एप्लीकेशन फी अगेन हाउएवर ही शी हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ फी रिसीट डिपॉजिटेड बाय हर या हिम पेड अर्लियर अगेंस्ट वेरी प्रीवियस एडवर्टीजमेंट नंबर दिस वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट। तो जो भी पहले 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए फ़ीस भर चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने रिफंड नहीं लिया है, तो उनको दोबारा फीस नहीं भरनी है, बट उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिसीट की कॉपी है वो लगानी है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और नॉन रिफंडेबल वैसे ये फीस है, होती है जो ऑब्वियसली हर किसी एग्जाम के लिए ऐसा ही होता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अटैचमेंट। द एप्लीकेंट विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक भरना, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे के लिए। एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 साल से लेकर 55 साल के बीच में। रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ कि कोई भी जो एज रिलैक्सेशन है वो किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। 18 से 55 साल की एज लिमिट है। आगे चलते हैं अब और बात करेंगे अब क्या आपके क्वालिफिकेशन की सीधा। ओके, अच्छा इसमें है एक गुड अकेडमिक रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। ओके, हाँ, तो गुड अकेडमिक रिकॉर्ड वेर एवर रिकॉर्ड विल बी डिटरमाइंड एज अंडर। तो इनकी क्या डेफिनेशन है उसकी। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड ईदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ द 3 एग्जामिनेशन not below metric or equivalent prior to master degree or 50% in each of these 2 examinations separately. The following relaxation will be however operate। तो चलिए इसको भी ठीक से समझ लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि मिनिमम मैट्रिक लेवल से शुरुआत करके जो आपके ऊपर के 3 एग्जामिनेशन है, आपकी क्या 12th, ग्रेजुएशन और आपकी मास्टर डिग्री, ठीक है। तो कम से कम 2 में आपके जो एवरेज स्कोर है वो 55% मार्क्स का होना चाहिए, या फिर उन 2 एग्जामिनेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सेपरेटली, ठीक है। फिर ये एवरेज की नहीं कह रहा, फिर सेपरेटली जा रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में से एक अप्लाई होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं, कैंडिडेट हैविंग 55% या उससे अबव मार्क्स इन MA MSc LLM इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड पोजेसिंग PhD डिग्री द क्राइटेरिया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट अप्लाई एट ऑल। तो जिस भी कैंडिडेट के 55% मार्क्स हैं, उससे ऊपर मार्क्स हैं MA में MSc में LLM में, ठीक है, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और PhD डिग्री होल्डर है, उनको कोई भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड उन पर अप्लाई नहीं होगा। और कैंडिडेट जिनके 55% मार्क्स हैं वही MA MSc LLM में और PhD डिग्री होल्डर है, या फिर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट इन MA MSc LLM। तो फर्स्ट क्लास से आपने MA MSc LLM करी है तो उनको जो है उनके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए इन वन ऑफ द लोअर एग्जाम्स, जैसे BA फाइनल प्रिपरेशन या 12th या मैट्रिक, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, सेम ही इस चीज़ के लिए भी है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं अब इसकी क्वालिफिकेशन पर कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो फार्मास्यूटिकल साइंस से अप्लाई कर रहे हैं उनके पास फर्स्ट क्लास B फार्मा होनी चाहिए विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी M फार्मा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करी है ना। और द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए बेसिक डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन फार्मेसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एग्जामिनिंग अथॉरिटी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो कैंडिडेट के पास जो है रिकॉग्नाइज्ड जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो करी ऑब्वियसली मतलब बात है कि आपके पास ऑथेंटिक डिग्री होनी चाहिए। फिर द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फिजियोथेरेपी की बात करें, इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में सिर्फ इतना ही है। फिजियोथेरेपी पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी आपकी फिजियोथेरेपी में BPT BTH PBPTH, ठीक है, इनमें से कोई एक डिग्री। फिर मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए साथ में फिजियोथेरेपी में MNP TH MTHP MSc PT MPT 55% मार्क्स के साथ, ठीक। ये हो गया, सिर्फ इतना ही मांगा इसमें भी। मैनेजमेंट पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी है इन एनी डिसिप्लिन, साथ में मांगा है मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या PGDM या CA या ICW या MCOM फर्स्ट क्लास के साथ या फिर इक्वलेंट होना चाहिए, और साथ में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर डिग्री, है ना। तो आपने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री करी है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास के साथ करिए तो, और अगर नहीं करी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये आपकी एंड हो गई इसके लिए भी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है लॉ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। इन सभी के लिए जब हम डिस्कस करेंगे वो सेम क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी A या एलिजिबिलिटी B आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले A की डिस्कशन करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न रेलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट में, साथ में आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में, ठीक है, ये कंसर्न सब्जेक्ट में। और बाकी ये हो गई आपकी A की बात।
और अगर ए आपके पास नहीं है तो बी होना चाहिए। बी में क्या कह रहा है आपके पास कि पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है वो रैंक करना चाहिए टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा जो जारी की जाती है उसमें, ठीक है। और ये रैंकिंग किसी भी टाइम की चलेगी, और ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई होनी चाहिए क्यूकरली असाइनमेंट द्वारा या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा या फिर द अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जिंगटोंग यूनिवर्सिटी शंघाई द्वारा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई हो, टॉप 500 में हो, और बस, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमने जो ये डिस्कस कराया ना, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट, इनके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ये आपके ये वाले सब्जेक्ट है इसमें नेट की ज़रूरत है आपको, है ना। आगे चलते हैं अब, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ईसीई की बात कर लेते हैं। बीई बीटेक मांगा है, बीएस एंड एमई मांगा है, या फिर ये एमटेक मांगा है, या एमएस मांगा है, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक होनी चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में फर्स्ट क्लास के साथ, यानी 60% उससे अबव मार्क्स उसमें होने चाहिए आपके, और इक्विवेलेंट होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द डिग्री, ठीक। विदाउट प्रिजुडाइस टू अबव द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड डिजायरेबल, तो ये आपकी डिजायरेबल में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट बी में आते हैं आप, इसमें बता रहे हैं एपीआई स्कोर के बारे में, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। ये जो एपीआई स्कोर है आपका, ये आपके अकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पर मिलता है ग्रेजुएशन से लेकर आपकी पीएचडी तक, और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर आपको स्कोर दिया जाता है। टोटल 100 में से स्कोर दिया जाता है, और अगर आपके जो स्कोर है अच्छा बनता है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। अगर बहुत कम होता है तो चांसेस कम रहते हैं, बट चांसेस होते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट हो, है ना। आते हैं अब कि मिनिमम कहाँ से शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे अबव है तो 15 स्कोर मिलता है, 60 या 80 के बीच में तो 13 स्कोर मिलता है, 55 से लेकर 60 के बीच में तो 10 आपको नंबर होंगे, फिर 45 या 55% तक है तो आपके 5 नंबर होंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में 80% या उससे अबव में तो टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में 23 मिलेंगे, और अगर आप जनरल हैं और आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स है 55% से लेकर 60% के बीच में तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कैटेगरी से हैं और आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स है 50% से लेकर 60% के बीच में है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल के केस में 60% उससे अबव है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और 55 और 60% के बीच में है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी में आपको टोटल 30 मार्क्स दिए जाएंगे। नेट करा है विद जेआरएफ तो 7 मार्क्स दिए जाएंगे। ओनली नेट किया हुआ है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। स्लेट ए साइड किया है तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन किए हुए हैं आपने तो टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स मिलेगा हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, और आपको जो रिसर्च पब्लिश होनी चाहिए वो पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होनी चाहिए। फिर जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं इसमें रिसर्च पब्लिकेशन वो 5 कर सकते हैं, क्योंकि 10 आपका क्या है टोटल मार्क्स हैं इसमें, और 2 नंबर हर एक रिसर्च पेपर के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो है टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं 10 टोटल मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेगा हर एक साल के लिए, यानी कि 5 साल आपका मैक्सिमम होना ही चाहिए मतलब हो सकता है या होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें अवार्ड की, तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिला है जो कि आपको दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज किसी नेशनल लेवल बॉडी द्वारा। तो टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए आपको। स्टेट लेवल पर आपको अवार्ड मिला हुआ है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, 2 मार्क आपको टोटल इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका 100 के बेस पर स्कोर दिया जाता है। अच्छा स्कोर होगा तो अच्छे तरीके से आपको इसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। कोई भी आपके पास डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि इसमें 5 साल का ना रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरीज़ को, तो ये सिर्फ कैटेगरी वालों के लिए है। और ये 5 साल का रिलैक्सेशन किसमें मिलता है आपके जो मास्टर डिग्री में 55% मांगा है ना, उसमें आपके जो 55% मार्क्स मांगे हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा सिर्फ कैटेगरी वालों को, बाकी अदर कैटेगरी को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ थी जो मुझे अभी याद आया, है ना। तो इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।